नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपनी हिंदी कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत, और ये हमारे इकाई 2 का 3rd पार्ट है, तीसरा भाग है। हमने मातृभाषा का क्या महत्व है ये पढ़ लिया है, मातृभाषा के उद्देश्य क्या होते हैं ये पढ़ लिए हैं, और आज हम बात कर रहे हैं इसके सिद्धांतों की। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिद्धांत क्या होते हैं। तो सिद्धांत हैं किसी चीज़ को, किसी काम को करते हुए हमने किन किन नियमों का पालन करना है या किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो कहलाते हैं सिद्धांत। जैसे हमारे जीवन के भी कुछ सिद्धांत होते हैं कि हम कभी भी उन सिद्धांतों से परे नहीं जाते, हमेशा उन बातों का ध्यान रखते हैं, हमारे व्यक्तित्व में उतार लेते हैं हम उन बातों को। तो ये सिद्धांत जो मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं उसमें हमने परिणित करके पढ़ने हैं। तो मातृभाषा यानी भाषा सिखाने की बात हो रही है। मातृभाषा शिक्षण, मातृभाषा का शिक्षण या किसी भी भाषा का शिक्षण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी बात हो रही है यहाँ पे, जिसके अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत, जिसका हमें ध्यान रखना है। तो हमारा पहला सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता मतलब नेचुरलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। किसी भी बिना बर्डन के को जो काम होता है सहज रूप से, सरल रूप से, उसे हम कहते हैं स्वाभाविक रूप से होने वाला काम। तो हम सभी जानते हैं कि भाषा क्या है। पहले भाषा में बच्चा सुनता है फिर बोलता है। भाषा अनुकरण के सिद्धांत पर काम करती है। बालक स्पष्ट सुनेगा तभी तो स्पष्ट बोलेगा, यही बात है ना। तो सबसे पहले स्वाभाविकता के सिद्धांत में, स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि हमें बालक को शुद्ध व स्पष्ट सुनने का मौका देना चाहिए, सुनने का अवसर देना चाहिए। जब बालक शुद्ध सुनेगा, स्पष्ट सुनेगा, तो अपने आप ही स्वाभाविकता के साथ, स्वाभाविक रूप से उसका जो एक कहते हैं ना कि बिना किसी बर्डन के सहज रूप से वो सीख जाएगा उस भाषा को बहुत ही सहजता के साथ। ठीक है। तो ये सिद्धांत हमें कहता है कि हमने बच्चे को जो अनुकरण कराना है तो उसमें जो पहला स्टेप है श्रवण, सुनना। सुन करके भाषा सीखी जाती है, हम सभी जानते हैं। तो मानव प्रकृति क्या है, मानव स्वभाव क्या है कि बालक पहले सुनता है फिर बोलता है। तो हमने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि बच्चा शुद्ध ध्वनियों को, स्पष्ट ध्वनियों को सुने, ऐसा मौका मिले उसको जिससे कि वो उनको शुद्ध रूप में, स्पष्ट रूप में सीखे। अब दूसरा सिद्धांत है मौखिक कार्य का सिद्धांत। अब बच्चों, ये मौखिक कार्य का सिद्धांत क्या है, देखिए, किसी भी चीज़ को बालक पहले भाषा के अंतर्गत बोलना सीख ले और उसके बाद लिखना सीखे। तो हम क्या करें, हम भाषा सीखने के जो नियम हैं उनका अनुकरण करें। जिस तरह से पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है, तो हमेशा बालक को लिखित भाषा तक पहुंचाने से पहले उसे मौखिक रूप से उन्हीं चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए। यानी वो बोल चाल में उन शब्दों का प्रयोग करने लग जाए और फिर उसके बाद उसे लिखित भाषा की ओर बढ़ाया जाए, तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा उसके लिए ऐसा करना। तो मौखिक कार्य का सिद्धांत यही कहता है। फिर देखिए है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है बच्चों, व्यक्तिगत विभिन्नता हम सभी जानते हैं, प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। आप अगर चाहें कि आप एक ही जैसी, एक ही तरीके की भाषा सब में एक ही टाइम में डेवलप कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। किसी बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है, यानी वो मौखिक भाषा में निपुण होता है, तो कोई लिखित भाषा में, लिखित अभिव्यक्ति में निपुण होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बोलने में बहुत अच्छा बोलता है वो लिखने में भी उतना ही स्पष्ट लिखता हो। नहीं हो सकता उसे मात्राओं का ज्ञान ही ना हो, उसे शब्दों का पता ही ना हो कि लिखने में उनको कैसे लिखते हैं, लेकिन जब वो बोलता है तो बहुत प्रभावी रूप से बोलता है। और इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन बोलने की अभिव्यक्ति यानी मौखिक अभिव्यक्ति उनमें नहीं होती। तो हमने जब भी किसी बच्चे को या क्लास को भाषा सिखानी है तो उसके जो बच्चे हैं कक्षा के, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही हमने अपनी शिक्षण को लेकर के जाना है, अपना शिक्षण कराना है, अपनी टीचिंग करानी है। हमने ऐसा उनको निर्देशन देना है जिससे कि वो सारे के सारे अपनी योग्यता के अनुसार उससे प्रोत्साहित हो सकें। इसके साथ ही जो प्रतिभाशाली बालक है,
जो कि अभिरुचि रखते हैं साहित्य वगैरह में, उनको उचित निर्देशन देना है हमने। और इस बात का भी इसके साथ ध्यान रखना है कि जो मंदबुद्धि बालक है कहीं और ज़्यादा पिछड़ ना जाए, वो क्लास में और ज़्यादा पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो सबको साथ लेकर के चलना है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जो अगला बिंदु है हमारे सामने, वो कहता है आदर्श भाषा शिक्षक का सिद्धांत। आदर्श भाषा शिक्षक यानी जो भाषा सिखाने वाला शिक्षक है वो कैसा होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, एक फोर्थ पॉइंट, बहुमुखी विधि का सिद्धांत। बहुमुखी विधि बच्चों क्या कहती है, देखिए बहुमुखी प्रयास किए जाने चाहिए। इसका मतलब बहुमुखी प्रयास करना यानी कक्षा के शिक्षण के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर भी बच्चे को हम भाषा के प्रति प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे अब आप ये देखिए, अगर हम बात करें सभी विषयों को पढ़ाने की, तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको पढ़ाने में भाषा का प्रयोग नहीं होता। तो बच्चों को शुद्ध स्पष्ट भाषा सिखाना केवल और केवल हिंदी के, इंग्लिश के या किसी भाषा शिक्षक का कर्तव्य तो नहीं है ना। ये सभी का एक, हम कह सकते हैं, एक मॉरल ड्यूटी है उनकी, ये नैतिक कर्तव्य है कि वो उनको सब जो जितने भी शिक्षक है अपना विषय पढ़ाने के दौरान भाषा की ओर ध्यान दें। ये सबको करना चाहिए। और यही है बहुमुखी विधि का सिद्धांत कि हम बहुमुखी रूप से बालक को भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस काम को करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, केवल भाषा शिक्षक पर ये जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी की क्लास में ही आप जो है उसको हिंदी में निपुण करोगे, नहीं, हर जगह इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे है आदर्श भाषा शिक्षक का सिद्धांत। तो जैसे मैंने ये अभी बताया आपको कि भाषा के शिक्षक का ही केवल ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो ये काम करे, बल्कि अन्य शिक्षक भी करें। इसके साथ ही जो आदर्श भाषा शिक्षक है उसका सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि हम हिंदी की क्लास में केवल हिंदी ही बोलें, हम कोई भी जो है इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे या कुछ भी। मैं इसके बिल्कुल भी उसमें नहीं हूँ, इसके पक्ष में नहीं बोलूँगी। हम हिंदी को अपनाएं। मैं हिंदी की टीचर हूँ, हिंदी की अध्यापिका हूँ, हिंदी की व्याख्याता हूँ। मैं कहती हूँ हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, हम हिंदी को अपनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुद्धता के चक्कर में कि शुद्ध हिंदी ही बोलनी है, इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं बोलना, तो इसके चक्कर में हम कहीं पे उलझ के ना रह जाएं। हमने ऐसी सामान्य बात करनी है, हमने ऐसे सामान्य अगर अंग्रेजी के शब्दों का हमें प्रयोग करना है तो हम कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन सामान्य बोलचाल के शब्द होने चाहिए जो सबको समझ में आते हैं, ताकि मैं जहाँ बात करूँ वहाँ बैठे हुए मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे जो भी साथी हैं वो मेरी बात को समझ सकें। ऐसे मैं इंग्लिश के शब्द भी यूज़ कर सकती हूँ, प्रयोग में ले सकती हूँ। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे विदेशी शब्दों को हमारी हिंदी ने अपनाया है ना। कहाँ उसने मना किया कि मैं विदेशी शब्दों को नहीं अपनाती, अपनाया ना उसने। तो इसका मतलब वहाँ पे अंग्रेजी शब्दों को जब उसने अपना लिया तो हम क्यों नहीं अपना सकते। लेकिन कैसे होने चाहिए, सामान्य बोलचाल के होने चाहिए, वो सबको समझ में आने वाले होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम टिपिकल पूरी अंग्रेजी ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम गलत नहीं हैं और कभी भी गलत नहीं हैं। मैं हिंदी की व्याख्याता हूँ, मैं भी कहती हूँ, मैं तो ये चीज़ कहूँगी जो सामान्य बोलचाल के शब्द हैं आप बोलो उनको। अब आप क्या करोगे, शुद्ध हिंदी में बोलोगे ना, आधे लोगों को आपकी बात समझ में आएगी, आधे लोगों को आएगी। अब आप एक ट्रेन बोलें शब्द, सब बच्चों को, आप एक टीचर है, मैं एक टीचर हूँ, आप क्लास में खड़े होकर के ट्रेन शब्द बोलेंगे, रेलगाड़ी शब्द बोलेंगे, बच्चे को समझ में आ जाएगा। आप वहाँ पे बोलो लोहपथगामिनी, अब लोहपथगामिनी बच्चे को तो आधा घंटा समझने में लग जाएगा कि भाई ये क्या है। अब डबल रोटी नाम है, उसको बोलो दोहरी रोटी, बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। तो इसलिए आदर्श भाषा शिक्षक का मतलब ये है कि आदर्श स्थापित करना, मतलब ऐसे नहीं कि हिंदी की क्लास में हिंदी बोलनी है, इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश ही बोलनी है, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि उसने आदर्श प्रस्तुत करना है अपने स्टूडेंट्स के सामने, शुद्ध रूप से बोलना सिखाना है बस बच्चे को। शुद्ध रूप से बोलना मतलब ऐसा नहीं है कि शुद्ध भाषा बोलना, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना, शुद्ध शब्दों से शुद्ध वाक्य बनाना, बस इतनी सी बात। ठीक है,
तो आदर्श भाषा शिक्षक का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अगर मैं खुद शुद्ध बोलूँगी तभी मैं आपसे ये उम्मीद लगाऊंगी कि मेरे बच्चे भी, मेरे स्टूडेंट्स भी शुद्ध बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद जो हमारा अगला सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, क्रिया करना। क्रिया करना, देखो बच्चे कोई काम करेंगे तो गलतियां भी करेंगे ना। आपने प्रयास एवं त्रुटि का नियम पढ़ा है मनोविज्ञान के अंतर्गत। लास्ट में क्या होता है, बार बार प्रयास करने पर भूलें होती हैं और बाद में लास्ट में जा कर के बार बार करने पर बच्चा एक्यूरेट हो जाता है ना 2-4 बार के बाद। तो इसलिए हमने क्या करना है, छोड़ना नहीं है। बच्चा किसी चीज़ को सीख नहीं पा रहा है तो हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखनी है और उस पर अपना पूरा का पूरा जितना भी हम उसका सहयोग कर सकते हैं, उसको सिखाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, वो करने हैं। उसको क्रियाशील बनाए रखना है। उसको ये नहीं कहना तू नहीं कर पाएगा, नहीं, वो कर पाएगा। उसको बार बार मोटिवेट करना है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि बच्चे को क्रियाशील रखना है। बच्चा त्रुटि करेगा तो कोई बात नहीं, फिर भी उसको प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना है और 2-4 बार में वो बच्चा हर एक काम को सीख ही जाएगा। फिर देखिए जो अगला सिद्धांत है वो कहता है अभ्यास का सिद्धांत। और क्रियाशीलता का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत साथ साथ में काम करते हैं। क्रियाशील रखना है, बार बार प्रयास कराना है, तो यही क्या है, यही तो प्रैक्टिस है, यही तो अभ्यास है। तो हमें बच्चे को क्रियाशील भी बनाना है और बच्चे को बार बार अभ्यास भी कराना है। फिर है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या है कि बच्चे को हमने जिस तरह से सिखाना है तो वो हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा उसमें रुचि ले सके, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए। देखिए जब कोई आप क्लास में काम कराते हो तो बच्चे की रुचि को ध्यान में रख करके कराते हो तो बच्चा उसको सफलतापूर्वक सीख लेता, बहुत जल्दी सीख लेता, उसकी स्पीड डबल हो जाती है। अगर उसकी इच्छा के अनुसार, अगर उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रुचि के अनुसार कोई काम कराया जा रहा है। अब जैसे आप इसको ऐसे ही सीख सकते हो, कुछ किसी बच्चे को ड्राइंग की क्लास में बहुत इंटरेस्ट आता है, ड्राइंग का शौक है। अब क्या है, बाकी क्लासेस में वो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन वही चुपचाप रहने वाला बच्चा अगर उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग के पीरियड में उसका देखा करो चाल ढाल कैसे होती है, बहुत खुश रहेगा, भाग भाग के काम करेगा और एकदम उसमें एक्साइटमेंट दिखाई देगी आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उसको रुचि है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बच्चे को जब मातृभाषा शिक्षण यानी कोई भी भाषा सिखानी है तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो विधि है, हमारा जो मेथड है वो ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे को उसको सीखने में इंटरेस्ट आ रहा हो, बच्चा खुश हो रहा हो उसको सीख करके। हमने अपने मेथड को उसकी रुचि के अनुसार सेट करना। अब आगे है क्रमबद्धता का सिद्धांत। अब क्रमबद्धता, एक क्रमबद्धता तो हमें पता होनी चाहिए कि भाषा सीखने का एक क्रम है। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। श्रवण, उच्चारण, फिर पठन और लेखन। और इसमें से हमने कुछ कौशल पहली इकाई में प्रथम यूनिट में पढ़ भी लिए हैं। ये कौशल हैं 4। और पिछले साल लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम के परिभाषा सब्जेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था उस पेपर में आपने इसको अच्छे से जान लिया। भले ही आप हिंदी टीचिंग में आज आए हों, इस साल आए हों, लेकिन वहाँ पे सब ने कुछ ना कुछ भाषा के बारे में जाना। और ये तो जाना ही है कि 4 कौशल हैं, ऐसे भाषा सीखी जाती है। तो यहाँ पे ये क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या कहता है कि हमने क्रम से परे नहीं हटना, हमने बच्चे को क्रम के अनुसार ही सिखाना है। हमने प्रयास करना है बच्चे पर, तो कैसे, एक सीक्वेंस में ही चलना है। पहले बच्चे को श्रवण कराना है, जैसे कि हमारा पहला सिद्धांत कह रहा था स्वाभाविकता का सिद्धांत। वो क्या कहता था कि स्वाभाविक रूप से काम करो। इसके लिए वो क्या कहता था कि पहले बच्चा स्पष्ट सुनेगा तभी स्पष्ट बोलेगा। तो यहाँ भी यही बात है, हमें क्या करना है, क्रमबद्धता के सिद्धांत को छोड़ना नहीं है। हमेशा पहले बच्चे को सुनने में सक्षम बनाना है, फिर वो बोलने में सक्षम बनेगा, फिर उसको पढ़ने में सक्षम यानी मौखिक भाषा में निपुण बनाना है। ये भी एक सिद्धांत आया था, मौखिक कार्य का सिद्धांत। और इसके साथ ही फिर हमने लास्ट में उसको लिखित अभिव्यक्ति यानी लिखित भाषा की ओर बढ़ाना है। ये है क्रमबद्धता, इसको हमने बनाए रखना है। अब क्या है, लास्ट में शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, तो शिक्षण सूत्रों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। मनोविज्ञान ये कहता है कि हमने जिस किसी भी एक विषय को पढ़ाना है उसमें हमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है। ये शिक्षण सूत्र क्या है बच्चों,
तो यहाँ पे मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आपने बालक को कुछ सिखाना है तो आपने कुछ नियमों को लेकर के चलना है, कुछ नियमों का ध्यान रखना है। अब ये नियम कौन कौन से हैं, ये मनोविज्ञान ने जो ये नियम दिए हैं, जो सूत्र दिए हैं ना, इससे ही ये बाल केंद्रित शिक्षा बन पाई है। ठीक है, मनोविज्ञान की तो देन है बाल केंद्रित शिक्षा। और बाल केंद्रित शिक्षा में हमने बालक को सिखाना है, अधिगम कराना है, शिक्षण कराना है, तो कुछ नियमों को, कुछ सूत्रों को ध्यान में रखना है। ये सूत्र या ये नियम कौन से हैं? ये है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त चीज़ें जो दिखाई देती हैं, अमूर्त चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं। और इसे हम एक और नाम देते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। इसे हम कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मैंने मोटा रूप, सूक्ष्म मैंने बारीक रूप। इसमें हमें ऐसे हम मान सकते हैं कि हम क्या करेंगे, कोई चार्ट मॉडल अगर बच्चे को दिखाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे वो सीख जाएगा जल्दी से। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। हम अगर बच्चे को किसी चीज़ के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसका मॉडल दिखा दें, या हम उसका क्या दिखा दें, उसका कोई मॉडल या फिर उसकी टीचिंग एड दिखा देते हैं, तो उसके लिए चार्ट दिखा देते हैं, तो इससे क्या उसके लिए सीखना आसान हो जाता है। तो ये है मूर्त से अमूर्त का नियम। इसी तरह से होता है ज्ञात से अज्ञात का नियम। बच्चा जो पिछली कक्षा में पढ़ के आया है, अब उसको नवीन ज्ञान देना है उसके साथ जोड़ के। जैसे आपने बच्चे को सर्वनाम पढ़ाने हैं, बच्चा पिछली कक्षा में संज्ञा पढ़ के आया है, तो सर्वनाम की कक्षा में आप क्या करेंगे, संज्ञा से ही शुरुआत करेंगे। संज्ञा पहले पूछेंगे बच्चों से क्या होती है, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो पहले संज्ञा पूछो, उदाहरण दो कि इस तरह से। अब संज्ञा को हमने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह सर्वनाम लगा दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही चीज़ आई, सेम ही अर्थ निकलता है लाइन का। तो इस तरह से आप क्या करें, उसे पहले ज्ञात पढ़ाएं और उसके बाद उसको अज्ञात की ओर, जो उसे नहीं पता, जो आपने आज उसे सिखाना है, जो नवीन ज्ञान देना है, उसकी बात करनी है। उसके अलावा है सरल से कठिन की ओर। पहले आसान चीज़ सिखाओ और उसके बाद उसके कठिन की ओर लेकर के जाओ। जैसे पहले सरल शब्द सिखा दो, भाषा की बात करें तो सरल शब्द, सरल वाक्य, छोटे वाक्य, ऐसी चीज़ें सिखा दो, और बाद में उसको धीरे धीरे लंबे वाक्य या जो टिपिकल शब्द होते हैं वो सिखाओ। अब पहले उसको आ की मात्रा सिखाओगे या पहले उसको र के रूप होते हैं, जैसे पैर में र लगता है व्यंजनों के, या फिर अनुस्वार या अर्ध अनुस्वार, इसका ज्ञान दोगे, या ऊपर र के 3 रूप होते हैं, हम सभी जानते हैं, तो आप उसका ज्ञान देने जाओगे, या ऋषि की जो मात्रा है उसको पहले सिखाओगे, या फिर इन सबको साइड पे रख करके डॉट को, अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार, विसर्ग, इनको साइड पे रख के उसको पहले आ की मात्रा सिखाओगे। आ की मात्रा सिखाओगे ना पहले, तो इसलिए उसको पहले सरल सिखाना है, फिर कठिन की ओर लेके जाना है। अब इसके अलावा होता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश पहले पूरा सिखा दो, फिर टुकड़ों में सिखाओ। जैसे हम किसी बात को कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, 2-3 क्लासेस में टुकड़ों में काम सिखाते हैं और लास्ट में एक क्लास में बच्चे की, जिसमें सारे का सारा जो ज्ञान जो टुकड़ों में बटा हुआ है उसको इकट्ठा कर दें। तो ये है पूर्ण से अंश की ओर। और इसमें पहले क्या करते हैं, इसमें पहले वाक्य सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं और फिर वर्ण सिखाते हैं। वैसे तो देखो बात क्या है कि वर्णों से शब्द बनते हैं तो पहले वर्ण सिखाओ, शब्दों से वाक्य बनते हैं तो पहले वाक्य सिखाओ, और फिर लास्ट में शब्द सिखाओ और फिर वाक्य सिखाओ, यानी पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। लेकिन पूर्ण से अंश की ओर बात कहता है कि पहले वाक्य सिखाओ, ठीक है, पहले संपूर्णता का ज्ञान दे दो और फिर टुकड़ों को पढ़ाओ, पहले वाक्य, फिर शब्द और फिर वर्ण। इसके अलावा जो सिद्धांत होते हैं वो होते हैं विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर कहने का मतलब ये है कि पहले आप क्या करें, पहले बच्चे को नियम रटा दें और उसके बाद उदाहरण दें। ठीक है, पहले नियम रटा दें फिर उदाहरण दें, पहले परिभाषा रटा दें फिर उदाहरण दें, जैसा कि हमने पढ़ा था अपने टाइम में। मैंने अपने स्कूल टाइम में यही पढ़ा था कि हमेशा पहले परिभाषा रटी और उसके बाद उसके उदाहरण रटे। मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि भाई उदाहरण चेंज भी कर सकते हो संज्ञा के। मेरी तो मैम ने अगर मुझे ये पढ़ा दिया कि राम मोहन दिल्ली आगरा है, तो मैंने तो राम मोहन दिल्ली आगरा को ही समझा संज्ञा की, सिर्फ ये 4 ही शब्द जो मैंने सीखे हैं यही संज्ञा हैं। ठीक है, तो ये है आपके विशेष से सामान्य की ओर का नियम। इसके अलावा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर,
ठीक है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इस तरह से ये कुछ नियम होते हैं और कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा 10वां बिंदु कहता है कि हमें शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत भी कक्षा शिक्षण में या मातृभाषा शिक्षण के दौरान प्रयोग में लेना है। इसको हमने इग्नोर, अवॉइड या अनदेखा नहीं करना है। तो ये थे हमारे नियम, मातृभाषा शिक्षण के नियम या सिद्धांत, जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनका एक शिक्षक को, एक भाषा के शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। हम भी भाषा के शिक्षक हैं तो हमें भी इनका ध्यान रखना है। हमने बच्चे को शिक्षण कराना है, भाषा का शिक्षण कराना है कक्षा में, तो हमें स्वाभिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त हमें बहुमुखी विधि का सिद्धांत की पालना करनी है, यानी बहुमुखी रूप से काम करना है, प्रयास करना है उसको सिखाने का। मौखिक कार्य का सिद्धांत की पालना करनी है, अभ्यास कराना है, बच्चे को क्रियाशील बनाए रखना है, उसकी रुचि का ध्यान रखना है। भाषा को सिखाने की जो क्रमबद्धता है, जो क्रम है, उससे परे नहीं हटना, उसी क्रम में सिखाना है। और इसके साथ ही शिक्षण सूत्रों के प्रयोग के सिद्धांत की भी पालना करनी है। तो इस तरह से हमने मातृभाषा को बच्चे को सिखाना है या किसी भी भाषा को बच्चे को सिखाना है। तो ठीक है, आज हमने अपनी दूसरे यूनिट का तीसरा भाग कर लिया है, मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, जहां हम इसी का दूसरी यूनिट का लास्ट पॉइंट है, लास्ट बिंदु है, लास्ट भाग है, जो कक्षा शिक्षण के सिद्धांत, वो पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।